वर्ल्ड वॉर वन एक छोटी और ज़बरदस्त जंग होनी चाहिए थी, मगर 1916 तक एक नए इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉरफेयर ने मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंचा दिया और इसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा था। नेवल ब्लॉकेड्स ने यूरोप भर में खुराक और फ्यूल की कमी शुरू कर दी थी, जबकि हजारों औरतें वर्कफोर्स में दाखिल हो चुकी थी, उनके मर्दों की जगह लेने के लिए जो जंग लड़ने के लिए बेच दिए गए थे। हर तरफ लोग लंबी जंग के लिए तैयार हो रहे थे। जंग 1.5 साल चल चुकी थी जब अलाइज ने सेंट्रल पावर्स के साथ लड़ना जारी रखा, जिसमें अभी अभी बल्गारिया भी शामिल हुआ था। समंदर में ब्रिटिश ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेड बरकरार रखा, जो खुराक और ज़रूरी रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट को रोकने के लिए था। जर्मनी ने जवाब में ब्रिटेन पर यू बोट ब्लॉकेड लगाया, मगर न्यूट्रल यूएसए को गुस्सा दिलाने से बचने के लिए अपने अटैक्स को महदूद रखा, जिनके शहरी पहले ही इस जंग का शिकार बन चुके थे। वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रेंच, ब्रिटिश और बेल्जियन फौजें जर्मन्स के सामने खोदी हुई खंदकों में बंद थी। दोनों तरफ खूनी बंद गली में फंसी हुई थी, जहां एक जैसा ही नुकसान हो रहा था। ईस्टर्न फ्रंट पर रशियंस ने अपनी लंबी रिट्रीट खत्म करके लाइन को स्टेबलाइज कर दिया था, मगर उनके फौज ने बड़े नुकसानात उठाए थे। इटालियन फ्रंट पर इटालियन फौज ने ऑस्ट्रो हंगेरियन डिफेंसेस के खिलाफ काफी महंगे और नाकाम हमले किए। बल्कन फ्रंट पर सेंट्रल पावर्स ने सर्बिया को फतह कर लिया था, जिनकी फौज को अल्बेनियन पहाड़ों के जरिए दुख भरा रिट्रीट करना पड़ा। अब 5 जनवरी 1916 को ऑस्ट्रो हंगेरियन फौज मोंटेनीग्रो पर हमला करती है। वो बैटल ऑफ मॉस्कोवेक में रोक दिए जाते हैं, मगर 3 हफ्तों बाद मोंटेनीग्रो को सरेंडर करना पड़ता है। कॉकेसस फ्रंट पर रशियंस ऑटोमन टर्किश फोर्सेस के खिलाफ एक अचानक सर्दियों का ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करते हैं। 6 हफ्तों बाद रशियन फौज अर्जुरम के शहर पर कब्जा कर लेती है। अप्रैल में वो ब्लैक सी के पोर्ट ट्रेबिजॉन को फतह करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश 2 मोटर बोट्स अफ्रीका के लेक टेंगेनिका ले जाते हैं। वो समंदर और जमीन के जरिए 10,000 मील का सफर करके पहुंचते हैं और लोकल जर्मन फोर्सेस से स्ट्रेटेजिक लेक का कंट्रोल छीन लेते हैं। इसी महीने जर्मन कैमरून में, जहां जर्मन फौज मोरा माउंटेन पर 18 महीने से घेरा डाले हुए थे, वो आखिर अलाइज के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहाँ कैमरून कैंपेन ख़त्म हो जाती है। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन्स फ्रेंच फोर्ट्रेस टाउन वर्डन पर एक तबाह कर देने वाला हमला करते हैं। जर्मन जनरल एरिक वॉन फाल्कनहाइन जानता है कि फ्रांस इस सिंबॉलिक टाउन को आखिरी दम तक डिफेंड करेगा। उसका प्लान उसके अपने अल्फाज में, फ्रांस को उसका लहू सफ़ेद कर देना है। ये एक तनाव वाली स्ट्रेटजी है। वर्डन जंग का एक खौफनाक मैदान बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां इन्फेंट्री डिविजन्स उतनी ही जल्दी तबाह होती है जितनी तेजी से वो लाइन में भेजी जाती है। ब्रिटेन में 10 लाख मर्द पहले ही मिलिट्री सर्विस के लिए वॉलंटियर कर चुके होते हैं, मगर गवर्नमेंट समझती है कि ये काफ़ी नहीं होगा। इसलिए मार्च 1916 में ब्रिटेन लास्ट मेजर पावर बन जाता है जो नई भर्तियां इंट्रोड्यूस करता है। उस बहार के मौसम में वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश फौजियों को सबसे आखिर में स्टील हेलमेट्स दिए जाते हैं। खंदक वॉरफेयर में हेड इंजरीज का काउंट ज्यादा होता है। जर्मन स्टॉलहैम, फ्रेंच एड्रियन हेलमेट और ब्रिटिश मार्क 1 स्टील हेलमेट शेल स्प्लिंटर्स और श्रैपनल्स, जो कि बॉम्ब के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उससे लिमिटेड प्रोटेक्शन देते हैं। न्यूट्रल पोर्तुगाल ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर रहा था, जो उसके अफ्रीकन कॉलोनी पुर्तगीज एंगोला को बचाने का बेहतरीन चांस लगता था। 9 मार्च को जर्मनी जवाब में पुर्तगाल पर जंग का ऐलान करता है। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया लेक नारोज के पास एक अटैक लॉन्च करता है, फ्रेंच पर वर्डन में प्रेशर कम करने के लिए, मगर ये एक तबाही साबित होती है। 100,000 यानी 1 लाख रशियन कैजुअल्टीज होती है
और ये अटैक वर्डन के फाइट से कोई भी जर्मन ट्रूप्स डाइवर्ट करने में नाकाम रहता है। डबलिन में आयरिश रिपब्लिकन्स ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आर्म्ड बगावत करते हैं। ये ईस्टर राइजिंग के नाम से जाना जाता है और 6 दिन की स्ट्रीट फाइटिंग के बाद दबा दिया जाता है। मिडिल ईस्ट में 5 महीने के सीज के बाद ब्रिटिश फोर्सेस कुट में सरेंडर करते हैं। जनरल टाउनशेंड 9000 ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स को कैदी बनाकर ले जाते हैं। लगभग आधे सोल्जर्स भूख और बीमारी की वजह से बाद में मर जाते हैं। ब्रिटेन अरबों का सपोर्ट चाहता था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में, इसलिए उन्होंने अरब लीडर्स से जंग के बाद एक आजाद अरब रियासत का वादा किया। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस ने छुपकर साइक्स पीको एग्रीमेंट पर दस्तखत किए और जंग के बाद मिडिल ईस्ट को अपने ब्रिटिश और फ्रेंच जोन्स में तकसीम करने का मंसूबा बनाया। इस डील से बेखबर हुसैन बिन अली यानी शरीफ ऑफ मक्का, उसने अरबों की बगावत की क़ियादत की। टर्किश ऑटोमन हुकूमत के खिलाफ मक्का के मैदान जंग में उनके फौजियों ने इस मुकद्दस शहर पर कब्जा कर लिया। इटालियन फ्रंट पर ऑस्ट्रो हंगेरियन फौज ने एसियागो पर अचानक हमला किया और इटालियन दिफा टूट गया। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन फौज नॉर्थ इटली में घुसने के करीब थी। इसी महीने नॉर्थ सी में जर्मन हाई सीज फ्लीट का ब्रिटिश ग्रैंड फ्लीट से जुटलैंड के मैदान जंग में समंदरी मुकाबला हुआ। जंग में ब्रिटिश ने ज्यादा नुकसान उठाया लेकिन फतह का दावा किया, क्योंकि जर्मन फ्लीट ने पीछे हटकर बेस में पनाह ली और फिर जंग के बाकी हिस्से में समंदर में सामने नहीं निकले। गर्मियों के मौसम में 1916 अलाइज ने सेंट्रल पावर्स के खिलाफ मशरिक और मगरिब से बड़े हमलों का मंसूबा बनाया। ये हमले अब और जरूरी हो गए वर्डन के फ्रेंच और इसियागो के इटालियंस पर प्रेशर कम करने के लिए। रशिया ने अपना पहला हमला ईस्टर्न फ्रंट पर शुरू किया। जनरल अलेक्जे ब्रोजोलोफ ने सरप्राइज का एलिमेंट कायम रखा। उनके फौजियों ने दुश्मन की सफेद चीर दी, कुछ जगहों पर 60 मील आगे बढ़ गए और 2 लाख कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। ये शानदार मगर महंगा रशियन हमला अपने मकसद में कामयाब रहा, क्योंकि सेंट्रल पावर्स को दूसरी फ्रंट से फौजियों को हटाकर ये लाइन कायम करनी पड़ी। समंदर में ब्रिटिश क्रूजर HMS हैम्पशायर जो रशिया जा रहा था, माइन से टकराकर ऑर्कने के पास डूब गया। मरने वालों में ब्रिटेन का मशहूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर लॉर्ड किचनर भी शामिल था। 3 दिन बाद एड्रियाटिक में इटालियन ट्रूप शिप प्रिंसिप अम्बर्टो को जर्मन सबमरीन ने डबो दिया। ये जंग का सबसे ज्यादा जानलेवा डूबना था, जिसमें 1900 लोग जान से हाथ धो बैठे। वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना बड़ा गर्मियों का हमला शुरू किया। ये सोम का मैदान जंग था। उम्मीद थी कि ये एक बड़ी फतह होगी, लेकिन पहला दिन तबाहकुन साबित हुआ। अलाइज का लंबा आर्टिलरी बम्बार्डमेंट जर्मन दिफा को खत्म करने में नाकाम रहा और ब्रिटिश फौजियों की लहरें मशीन गन फायर में कट गई जब वो नो मैन्स लैंड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटों के अंदर ब्रिटिश ने 57,000 सोल्जर्स का नुकसान उठाया, जिसमें 1/3 फौजी मर गए। ये ब्रिटिश फौज की तारीख का सबसे खौफनाक दिन था, लेकिन मजीद हमले का हुक्म दिया गया और जंग अगले 5 महीने तक जारी रही। रशियंस के इस जंग में अच्छे आगाज से हौसला पाकर रोमानिया ने अलाइज का साथ दिया, लेकिन ट्रांसिल्वेनिया में शुरू में कामयाब स्टार्ट के बावजूद रोमानिया को जल्दी जर्मन, बल्गेरियन और ऑस्ट्रो हंगेरियन फौजियों के जवाब का सामना करना पड़ा। सलोनिका में अलाइज ने रोमानिया की मदद करने की कोशिश की और मोनास्टर की तरफ हमला किया। सर्बियन फौजियों की क़यादत में कुछ छोटी कामयाबियां हुई, लेकिन बल्गेरियन अटैक तोड़ने में नाकामी हुई। वेस्टर्न फ्रंट पर जनरल वॉन फाल्केनहाइन ने आखिरकार वर्डन पर हमला खत्म कर दिया। फ्रेंच फौज ने अपने कमांडर जनरल नेवेल का वादा इल्स ने पैसेरॉन पास
यानी वो गुजर नहीं सकेंगे, उसको पूरा किया। मगर ये फतह एक खतरनाक कीमत पर मिली। 3,65,000 कैजुअल्टीज और जर्मन्स का भी नुकसान लगभग उतना ही था। वर्दन इंसानी तारीख की सबसे खूनी जंगों में से एक बन गया। वर्दन में नाकामी के बाद फाल्केनहाइन को हटा दिया गया और जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंट के हीरोज वॉन हिंडरबर्ग और लूडेनडॉर्फ ने मगरिब का कमांड संभाला। इसी दौरान सोम का मैदान जंग जारी रहा। गांव फ्लर्स के पास ब्रिटिश ने एक नए हथियार का तजुर्बा किया, जिससे वो सोचते थे कि खंदक के वॉरफेयर के डेडलॉक को तोड़ा जा सकता है। इसका नाम था टैंक। मगर कुछ छोटी कामयाबियों के बावजूद पहले टैंक्स नफरत का शिकार हुई और वो किसी बड़ी असर का सबब ना बन सके। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया का ब्रूसिलोव ऑफेंसिव अटैक खत्म हो गया। कैजुअल्टी के अंदाजे मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों तरफ का नुकसान तबाहकुन था। ना रशियन और ना ही ऑस्ट्रो हंगेरियन फौज कभी इस नुकसान से पूरी तरह से निकल सकती थी। इटालियन फ्रंट पर पूरे खिज़ां के दौरान इटली की फौज बार बार बड़ी नाकामी से बड़े हमले करती रही। ऑस्ट्रो हंगेरियन पोजीशंस पर आइजोंसो रिवर के साथ सोम का मैदान जंग खिज़ां के बरसात और कीचड़ के साथ ख़त्म हो गया। अलाइज ने 10 मील का फासला तय किया, जो 6 लाख कैजुअल्टीज की कीमत पर था। जर्मन नुकसान लगभग 4.5 लाख था। अलाइज अपने आप को ये तसल्ली देते रहे कि ये एक कामयाब स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस रफ्तार से जर्मनी पहले अपने फौजियों से खाली हो जाएगी और सारे फौजी मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। इसी दौरान रोमानिया तबाही का शिकार हुआ और उनके मुल्क को सेंट्रल पावर्स ने घेर लिया। रोमानियन फोर्सेस ने 1/4 मिलियन यानी 2.5 लाख का नुकसान उठाया। उसकी बाकी फौज रशियन फोर्सेस के साथ ईस्टर्न फ्रंट पर पोजीशंस ले गई। इस सर्दियों में ऑस्ट्रिया के बादशाह फ्रांस जोसेफ, जो 1848 से हुकूमत कर रहा था, वफात पा गया। उसके बाद उनके ग्रेट नेफ्यू कार्ल ने ताज संभाला। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हर्बर्ट एस्क्विथ को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और उनकी जगह डेविड लॉयड जॉर्ज ने ले ली, जबकि फ्रेंच कमांडर इन चीफ जनरल जोफ्रे को जनरल निवेल से बदल दिया गया, जो बोल्ड और एग्रेसिव एक्शन के जरिए फतह का वादा करने लगा। इन सब तब्दीलियों के दरमियान यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का अमन कायम करने की कोशिश नाकाम रही। दोनों तरफ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार ना था। तो नेक्स्ट वीडियो में 1916 की ही बैटल ऑफ सोम को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसको तारीख की सबसे खूनरेज जंग कहा जाता है। सी यू इन नेक्स्ट वन।